हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 थर्ड चैप्टर का आज फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी और आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ लिया था। क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर हैं सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चाहे वो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं, 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं, और इसके 5 लेक्चर हो जाएंगे। 4 आज ये है, 1 लेक्चर और बनेगा संक्षारण पे, और ये भी चैप्टर आपका जो थर्ड चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाएगा। और आज जो हमें पढ़ना है अयस्क और अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ये पढ़ना है आज हमें। तो पहले तो ये पढ़ लीजिए क्या क्या पढ़ना है आज हमें, फिर बताते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अयस्क तथा खनिज ये मेन टॉपिक रहेंगे हमारे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा अयस्क क्या है और खनिज क्या है। ठीक, किस धातुओं के कौन कौन से अयस्क होते हैं, उसके बाद अयस्क से धातु कैसे निकाली जाती है ये पढ़ना है। अब धातुएं 3 प्रकार की होती हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर: कम सक्रिय, मध्यम सक्रिय और अधिक सक्रिय। तो कम सक्रिय का धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, मध्यम सक्रिय है जो उनका निष्कर्षण कैसे करना है, अधिक सक्रिय धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करना है, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अयस्क और खनिज पढ़ें। अयस्क और खनिज के बाद फिर कम सक्रिय धातुओं के निष्कर्षण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले अयस्क और खनिज के बारे में एक बेसिक जानकारी बता दूंगा आपको। देखिए, धातुएं क्या हैं, जैसे लोहा है, ठीक है ना, लोहा या जो भी हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, ठीक है ना, सारी ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। आपने सुना होगा कि सोने की वहाँ खान है, हाँ, सोना उस खान से निकाला जाता है। लोहे की ऐसी कोई खान सुनी कभी? तांबे की कोई खान सुनी कभी? तो आखिर इनकी खान नहीं है तो ये कहाँ से निकाले जाते हैं फिर? ऐसा क्या है, ये कैसे निकाले जाते हैं? सोना, तांबा और भी जो दूसरे धातु हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? तो इस चीज़ का विवरण पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ये सब चीज़ों को समझना है तो समझ लीजिए पहले तो धातु की बात कर लें हम लोग। ठीक है, धातु जो है वो ज़मीन के अंदर 2 रूपों में मिलती है आपको। कौन से 2 रूपों में? एक मुक्त अवस्था में और दूसरी संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड। ठीक, यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। धातुएं जो है, मतलब चाहे वो सोना हो चाहे लोहा हो, या तो मुक्त अवस्था में मिलेगा या संयुक्त अवस्था में मिलेगा। अब कौन सा मुक्त अवस्था में मिलेगा, कौन सा संयुक्त अवस्था में मिलेगा, ये भी पहचान है। मुक्त अवस्था में हमेशा वही धातुएं मिलती हैं जो कम सक्रिय हैं। जैसे सोना एक कम सक्रिय धातु है, वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से जल्दी से क्रिया नहीं करता, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती, और इसीलिए वो ज़मीन के नीचे खानों में मिल सकता है। क्योंकि वो ज़मीन के नीचे मिलेगा भी तो उसमें वो कम सक्रिय है, वो जल्दी से क्रिया नहीं करेगा और वो संचारित नहीं होगा। अगर सोने की तरह लोहा भी ऐसी ज़मीन के नीचे हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाए तो उसमें उसका संचारण हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। इसीलिए जो भी कम सक्रिय धातु हैं केवल वही मुक्त अवस्था में मिलती हैं, और जो अधिक सक्रिय या मध्यम सक्रिय हैं वो कम मिलती हैं आपको संयुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था तो समझ गया होगा, जो सीधी सीधी जैसी है वैसी ही हमें मिल जाए तो वो मुक्त अवस्था हो गई। क्लियर? जैसे सोना है, सोना हमें डायरेक्ट खानों के से सोना ही डायरेक्ट मिलता है और उस सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। ये तो वो बात हो गई मुक्त अवस्था की। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था क्या है? संयुक्त नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी के अंदर मिलना, किसी के अंदर मिलना, ये कहलाएगा आपका संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संयुक्त अवस्था के लिए अगर हम समझ लें तो वो किसी के अंदर मिलेगा वो धातु। जैसे अब जिसके अंदर वो धातु मिलेगी वही कहलाएगा उसका अयस्क। समझ में आ रहा है?
इतनी बात समझाने के बाद अब समझ में आया कि अयस्क है क्या। जो धातुएं संयुक्त अवस्था में मिलती हैं तो वे जिनके अंदर मिलती हैं वे उनके अयस्क कहलाते हैं। यानी तभी तो, और किताब में एक छोटी सी परिभाषा दी होती है, उससे समझ में ही नहीं आता अयस्क क्या है। अयस्क सीधे सीधे उसमें ये दिया होता है, वे सभी पदार्थ जिनसे खनिज आसानी से निकाल लिए जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। क्यों निकाल लिए जाते हैं, क्या है? देखिए, किताब में केवल एक लाइन की लैंग्वेज तो दी हो सकती है, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, पर हम उसको जब तक हम अपने एक घरेलू वातावरण में नहीं समझेंगे वो हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो अयस्क क्या हुआ? अयस्क वो सारी चीज़ें हैं जिनसे धातुएं निकाली जाती हैं। समझ में आ रहा? अयस्क किनके होते हैं? जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो अयस्क के रूपों में मिलती हैं, और उनसे हमें क्या निकालते हैं? उनके धातुएं निकालते हैं। शायद देखिए कुछ अयस्क की चर्चा दी हो इसमें, इस पेज पे तो नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं शायद अयस्क के बारे में। ये देखिए, अयस्कों के नाम दिए हुए हैं कुछ। हालांकि आप जब कोई रेफरेंस देखेंगे तो उसमें टेबल भी दी होती है, उसमें नाम दिए होते हैं कौन कौन सा किसका अयस्क है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, फिर एनसीईआरटी भी तो पढ़ेंगे आखिर हम लोग। देखिए, बहुत सारे अयस्क हैं जो जिनसे बहुत सारी संयुक्त अवस्था की धातुएं निकाल, जैसे हेमेटाइट। ये क्या है? एक पत्थर होता है हेमेटाइट। आजकल टाइम है, आप लोग देख तो नहीं सकते, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, लिमोनाइट। ये सब पत्थर है। ये क्या है? कि स्टोन टाइप के हैं, और जो है इनसे क्या की जाती है, उन जिसके अयस्क होंगे उनसे उनकी धातुएं निकाली जाएंगी। जैसे ऐसा कोई एक, मान लो एक पत्थर है ये ग्रे कलर का, और ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। मतलब इस पत्थर से लोहा निकाला जाता है। हालांकि कैसे निकाला जाता है इसका पूरा विवरण तो फर्स्ट ईयर क्लास में मिलेगा आपको केमिस्ट्री में, जब आप वहाँ भी अयस्कों का सांद्रण पूरा एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। तो क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इन पत्थरों को तोड़ा जाता है हमारे से हथौड़े से। जब इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इस तरह से, तब इनको एक स्टाम्प मिल एक चक्की होती है जिसमें पत्थर पीस लिए जाते हैं, तो इनको पीस लिया जाता है। अब हुआ क्या, जब इन बड़े बड़े हेमेटाइट पत्थरों को पीस लिया गया तो इसमें लोहे के जो कण थे वो भी पिस गए, और जो कंकड़ पत्थर थे वो भी पिस गए। अब हमें क्या चाहिए? हमें केवल लोहे का चूर्ण चाहिए, बाकी चीज़ें हम हटाना चाहते हैं। तो लोहे के चूर्ण को केवल हमें प्राप्त करना है, बाकी चीज़ों को क्या कर देना है? हटा देना है। तो बाकी चीज़ों को हटा देना और केवल लोहे के चूर्ण या लोहा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कहलाती है धातु कर्म। यानी अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे इसके साथ भी है, पीसने के बाद जो कंकड़ पत्थर धूल बचा है वो अशुद्धियाँ। उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? धातु कर्म। देखिए, समझते जाइए। अयस्क क्या हुआ था? अयस्क का मतलब था कि जिनसे धातु आसानी से निकाली जा सके। जब अयस्क को क्या कर देते हैं, अयस्क को बहुत सारी ऐसी प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें, जिससे क्या होगा कि अशुद्धियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी धातु कर्म। क्लियर? और जो अशुद्धियाँ बच जाएंगी, निकलेंगी जो, वो कहलाएगी धातु मल। समझ में आ रहा है? ये हालांकि इन सब चीज़ों का भी खास नहीं, केवल ये एक एक लाइन की परिभाषा आएगी तो क्यों ना हम सीक्वेंस में जोड़ते चले तो अच्छा रहता है। ठीक है। फिर बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे कंकड़ पत्थर धुल के अलग कर लिए जाते हैं, और लास्ट में लोहे का चूर्ण जो है वो बचेगा। फिर उसे भात्या भट्टी में गला लिया जाता है। गलाने के बाद वो लिक्विड पानी की तरह हो जाता है। फिर उसको सांचों में डालकर लोहा, विभिन्न प्रकार के जैसा लोहा की आकृति चाहिए होती है वो हमें प्राप्त होती है। ये है पूरी, इस प्रक्रिया को बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। यानी धातुएं जो हैं वो हमें जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली ज़मीन से, वो अयस्क के रूप में मिली। उन अयस्कों से धातु प्राप्त करना, ये धातु कर्म, और यही हमें आज पढ़ना है।
समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है देखिए, भूपर्वटी में धातु मुख्य स्रोत समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसी कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं, क्लियर सी बात है। पर कुछ स्थानों पर खनिज की विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या बोलते हैं हम लोग? अयस्क। मतलब ये क्या है, एक तरह से धातु नहीं है, एक धातुओं की एक पर्याप्त मात्रा, इनसे धातुएं निकाली जाएंगी, इसलिए क्या कहलाएंगे? अयस्क। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण, यानी अयस्क से धातु निकाली कैसी जाएगी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हो, मैंने भी पिछले लेक्चर रिकॉर्ड किया था। इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मैंने बताया था, या तो स्वतंत्र अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। कुछ धातु यौगिकों के रूप में मिलती है, नहीं संयुक्त अवस्था में, क्लियर। सक्रियता श्रेणी में धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, और यानी सबसे कम क्रियाशील वाली सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर मध्यम, फिर सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यही मैंने बता रहा था कि जो धातुएं कम क्रियाशील हैं कि उनका संचारण नहीं होगा, तो संचारण नहीं होगा, इसीलिए वो क्या पाई जाती हैं, जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये जो नाम दिए हुए प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर। कॉपर हालांकि संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में भी मिलता है आपका, केवल मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ठीक है। अब आती है बात सोडियम, पोटेशियम, इनकी। ये देखिए ये बहुत सक्रिय हैं। तो ये अगर मान लो सोडियम, सपोज करिए सोडियम जो है वो अगर ज़मीन में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु को आपने पढ़ा होगा मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। वो इतनी क्रियाशील है कि वातावरण की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खुद आग पकड़ लेती है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए? इसीलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये तो हो गई जो आपकी कौन कौन सी, ये वो हो गई जो ऊपर की ओर हैं, यानी बहुत अधिक सक्रिय हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगी जो मध्यम सक्रिय होंगी। ये देखिए जो मध्य में रखी, ये थी सबसे टॉप पे रखी हुई हैं, ये सबसे नीचे हैं कम सक्रिय, ये टॉप पे रखी हुई हैं सबसे अधिक सक्रिय, और ये मध्यम सक्रिय, ठीक है। तो बस यहीं तक हमें पढ़ने लायक सही था कि कौन कौन सी। देखिए आप डायग्राम में भी दिखाया गया, ये है अधिक सक्रिय, ये है मध्यम, और ये कम सक्रिय। अब इन तीनों का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ये एक लाइनर डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, इससे समझ सकते हो आप। कैसे? देखिए सबसे पहले हमें ज़मीन से मिला क्या? अयस्क। फिर उसका क्या किया? सांद्रण। सांद्रण समझ रहे हो? मैंने क्या बताया था? अयस्क जो मिलेगा वो एक बड़े चट्टानों के रूप में होगा, उसे तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद पीसा जाएगा। ये सब जो प्रक्रिया जो मैंने बता रहा था अभी ओरली, यही तो है क्या? अयस्क का सांद्रण, ठीक है। इसको ही बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। सांद्रण करने के बाद देखा जाएगा कि वो कौन सी है, ठीक है। देखिए उच्च सक्रिय अभी जो क्रियाशील धातु है उनका तो ये स्टेप से किया जाएगा, मध्यम सक्रिय है उनका इस स्टेप से किया जाएगा, और जो कब सबसे कम सक्रिय है उनका इस स्टेप से किया जाएगा आपका निष्कर्षण। सबसे पहले आते हैं उच्च सक्रिय का। देखो उच्च सक्रिय क्या होती है, जैसे मैंने बताया था सोडियम है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, वातावरण की उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आसानी से आग पकड़ लेती है। तो इनके लिए तो और कोई प्रक्रिया की नहीं जा सकती, तो इनका क्या किया जाता है, इनका सीधा सीधा गलित अवस्था में किया जाता है क्या? विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन से ही हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। जैसे NaCl, NaCl का जब आप विद्युत अपघटन करोगे तो मिल जाएगा Na+ और Cl-, और Na+ मिल गया। Na एक अधिक सक्रिय धातु है, और किससे मिल गई वो? विद्युत अपघटन से। क्लियर हो रहा है? अभी ओरली समझा रहा हूँ, फिगर में भी समझाऊंगा आपको। अब आते हैं मध्यम सक्रिय में। मध्यम सक्रिय धातु, देखिए मध्यम सक्रिय धातु क्या है, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में भी मिल सकती है ज़मीन में, सल्फेट अयस्क के रूप में भी मिल सकती है सल्फाइड में। कैसे? जैसे मान लो मध्यम सक्रिय जिंक है, तो क्या ज़रूरी है कि Zn ऐसी मिले, यानी जिंक सल्फाइड ही मिले? हो सकता है कि ZnCO3 मिले, यानी कार्बोनेट के रूप में मिले, या हो सकता है कि जिंक सल्फेट के रूप में मिले। शर्त यह है कि अगर CO3 यानी कार्बोनेट के रूप में मिलेगा
तो उसका करेंगे निस्तापन, निस्तापन के बाद मिल जाएगा धातु ऑक्साइड। अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है तो करेंगे भर्जन, भर्जन से फिर मिलेगा धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो मिल जाएगी हमें धातु। यही सबसे बड़ा स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे एक ओरली बता दे रहा हूँ, फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बोनेट का भी बता दूँ, सल्फाइड का भी बता दूँ। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट के रूप में मिला है ZnCO3, चाहिए क्या, धातु का ऑक्साइड। मान लो जिंक ही है तो जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, ZnO। ZnO चाहिए, मिला है ZnOCO3, मतलब कैसे भी एक O बचा रहे और 2 O निकल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे हम लोग, गर्म कर देंगे तो ZnO निकल जाएगा। अब Zn और एक O निकलने के बाद क्या बचा, CO2 बचा, यानी CO2 निकल जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। निस्तापन मतलब किया क्या हमने, कार्बोनेट अयस्क को अकेले यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, अकेले हम लोगों ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी अनुपस्थिति में तो नहीं कर सकते, मतलब बहुत कह सकते हैं कम सीमा के साथ क्या किया, लिमिटेड सप्लाई के साथ क्या किया हम लोगों ने, इसे गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या मिल गया, जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो जो कार्बोनेट अयस्क थे उनसे तो निस्तापन प्रक्रिया द्वारा जिंक का ऑक्साइड मिल गया। अब देखते हैं सल्फाइड अयस्क द्वारा भर्जन क्रिया से मिलना है, तो भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है। देखिए ZnS है, चाहिए तो अभी भी यही धातु का ऑक्साइड यानी ZnO, इसमें तो O दूर दूर तक दिख नहीं रही है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तब मिल जाएगा ZnO, और Zn और एक O बच गया SO2, ये निकल जाएगी। यानी इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया, यानी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ। और यही अंतर है भर्जन और निस्तापन में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th यूपी बोर्ड क्लासों में हर साल पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, भर्जन और निस्तापन में अंतर। पहला अंतर, भर्जन किसका किया जाता है, भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्क का, निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का। इसमें ऑक्सीजन की क्या करते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक फिक्स, ठीक है, एक निश्चित मात्रा के साथ ही क्या कर देते हैं, अयस्क को गर्म करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा के साथ क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा ZnO, जब ZnO मिल गया, अब चाहिए क्या, Zn, तो O निकल जाए, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका अपचयन। तो ZnO का अपचयन कर दो, Zn अलग हो जाएगा, O2 निकल जाएगा। इसलिए लिखा है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन करोगे धातु मिल जाएगी। ये प्रक्रिया है मध्यम सक्रिय धातुओं की। निम्न सक्रिय धातु क्या है, जो बहुत कम क्रियाशील होती है, वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती है। और यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिली है तो भर्जन होता था, इसका भी भर्जन होगा। भर्जन होने के बाद धातु मिल जाएगी और उसका परिष्करण करेंगे और हमें मिल जाएगी क्या, जो हमें चाहिए थी धातु, वो मिल जाएगी। तो देखते हैं अब, ठीक है। तो मध्यम सक्रिय और अधिक सक्रिय और आपका जो है निम्न सक्रिय, तीनों प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, एक रेखा चित्र द्वारा हमने समझा दिया है आपको, ठीक है। और अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली यानी सबसे कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि जो है अधिक सक्रिय धातुओं कैसे किया जाए। देखिए वही चीज़ें हैं, अब रनिंग में पढ़ लीजिए, फिगर में सारा समझा दिया गया। अयस्कों का सबसे पहले क्या करना है, उसमें से अशुद्धियाँ निकाल देनी है। जो मैंने बताया अयस्क का सांद्रण, उसे क्या कर लिया, पीस लिया, पीसने के बाद और भी बहुत सारी विधियाँ उन्हें अलग कर दिया। अब आते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखे जाने वाली यानी कैसी हैं, सबसे कम सक्रिय। कम सक्रिय के लिए मैंने क्या बताया था, कम सक्रिय के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी, भर्जन करेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए हमने क्या कर दिया,
यहाँ हमें मिल जाएगी जो है धातु मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग ये वाला इधर है, यस देखिए, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति उपस्थिति में क्या किया हम लोगों ने, गर्म कर दिया और ये मिल गया। अब मध्य सक्रिय धातुएं जो हैं उनका कैसे करेंगे, देखिए मध्य सक्रिय का मैंने बताया था, मैंने जिंक का उदाहरण लिया था। ये भी यही बता रहे हैं कि जो मध्य सक्रिय धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगी या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगी तो करेंगे हम लोग क्या, उसका तो हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे उसका निस्तापन। सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी तो करेंगे भर्जन। क्या अंतर है दोनों में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की उपस्थिति में, बस इतना अंतर है। ये देखिए जिंक कार्बोनेट के भर्जन कब किया, भर्जन किया तब जब जिंक ZnS है, निस्तापन किया कब, जब ZnCO3 है, ठीक है। दोनों से मिला आखिर यही ZnO और ZnO यानी धातु ऑक्साइड, फिर उसका कर दिया अपचयन, मिल गई हमें Zn जो चाहिए थी। बिल्कुल जो समझाया था हूबहू वही भाषा में लिखा हुआ है और आप इसे अपनी भाषा में अब लिख के खुद नोट्स बना सकते हैं कि जो देखिए इस तरह से करेंगे हम लोग कि मध्यम सक्रिय धातु या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगी या सल्फाइड अयस्क के रूप में। सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका भर्जन, भर्जन क्रिया से धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगी तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में करेंगे इसका निस्तापन, फिर जिंक जो है धातु ऑक्साइड मिलेगा। उसके पश्चात कर देंगे उसका अपचयन, जिससे हमें धातु मिल जाएगी। इस तरह से अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कम सक्रिय, ठीक है। कम सक्रिय धातुओं का भी करना है, तो कम सक्रिय धातु कौन कौन सी है, सबसे नीचे आने वाली ये देखिए ये, तो इनको क्या करना है, इनको तो सल्फाइड अयस्क है, सीधे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे। ये देखिए HgO मिल गया यानी धातु का ऑक्साइड, इसका करा दिया अपचयन और मिल गया आपको मरकरी, यानी क्योंकि आपने नीचे अभी देखा भी था कि जो कम सक्रिय होता है उसका केवल क्या कराते हैं, उसका केवल कराते हैं भर्जन, और भर्जन के बाद उससे धातु हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो अयस्क के तीनों निष्कर्षण हो गए आपके, मध्यम सक्रिय धातुओं का भी हो गया, कम सक्रिय धातुओं का भी हो गया और उच्च सक्रिय धातुओं का भी हो गया। तीनों का निष्कर्षण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका परिष्करण यानी इनका शोधन वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और पढ़ना है हमें संक्षारण, यानी अगला लेक्चर जो होगा हमारा एक धातुओं का शोधन और संक्षारण, दो बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। और ये पेपरों के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर था, थोड़ा लंबा भी हो गया क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं 1 मिनट में रिमेनिंग जल्दी से बता दूं 1 मिनट के अंदर, वैसे ये लेक्चर को ख़त्म करता हूं। एक, पहले तो कौन सी धातुएं हैं और उनके कौन कौन से अयस्क हैं। लोहे के 2 अयस्कों के नाम लिखो, कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखो, इस तरह से बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये बताइए इन चारों में लोहे का अयस्क कौन सा है, इन चारों में जो है कॉपर का अयस्क कौन सा है। अभी 2 साल पहले बोर्ड में आया भी था कि निम्नलिखित में से कॉपर ग्लांस किसका अयस्क है, कॉपर का था, और 4 सूत्र दिए थे, उसका CUS सही आंसर था। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। और भर्जन और निस्तापन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला बोर्ड में टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक जितना आज पढ़ाया, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, धातु कर्म क्या है, धातु मल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती है। इसलिए टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक को 2 टुकड़ों में नहीं पढ़ाया जा सकता था, लंबा लेक्चर हुआ। इसलिए पूरा लेक्चर जब भी देखें तो पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। और इसके बाद लास्ट वाला पार्ट संक्षारण, और संक्षारण के बाद धातुओं का शोधन, और ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरह, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, मैं उसका आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन करूँगा, पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय।